दोस्तों, इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग दुखी हैं कि एलसी तेजस बस 4 मिसाइल्स लेके फ्लाई कर सकता है। वो सुखोई की जगह 6 या 8 या 12 मिसाइल्स लेके नहीं फ्लाई कर सकता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी सैड हैं कि यार ये 4 मिसाइल से क्या होगा? एयरक्राफ्ट को तो ज़्यादा मिसाइल्स लेके कैरी करने चाहिए, ज़्यादा मिसाइल्स मतलब ज़्यादा टारगेट्स को आप एंगेज कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया में, और मेरे को लगता है कि इस चीज़ को एक साइंस बैक्ड एंगल से एक्सप्लेन करना चाहिए कि मिसाइल्स जितनी कैरी होती हैं, वो एक साइंटिफिक फार्मूले से होती हैं। मिसाइल्स का क्या लोड आउट रहना चाहिए, ये एक साइंस बैक्ड डिसीजन होता है। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि एलसीए तेजस अगर 4 मिसाइल कैरी कर रही है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक चीज़ से जिसे कहते हैं पीके, जिसे कहते हैं सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ किल। सपोज कीजिए कि 10 मिसाइल्स फायर हुई, उसमें से कितनी अपने टारगेट को हिट करेंगी। तो अगर 10 में से 7 मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट करेंगी तो किल प्रोबेबिलिटी अराउंड 0.7 के आसपास हो जाती है या 70% के आसपास हो जाती है। अब मैं आपको 4 एग्जांपल्स देता हूँ फ्रॉम द हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको ताइवान क्राइसिस के बारे में बताऊंगा 1958 में। इस टाइम पर क्या हुआ था, जो F-86 सेबर थे वो 2 मिसाइल्स कैरी करते थे। ये दो काफ़ी अर्ली वेरिएंट थे साइडवाइंडर के। इस टाइम पर इन मिसाइल्स की जो पीके हुआ करती थी वो 10 to 15% हुआ करती थी। यानी अगर आप 10 मिसाइल्स फायर करेंगे तो 1 या 2 मिसाइल्स ही अपने टारगेट को हिट करेंगी। फिर आता है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में इंट्रोडक्शन होता है F-4 फैंटम 2 एयरक्राफ्ट का। बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट था, काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट था। तो ये 8 मिसाइल्स कैरी करता था। ये 4 सेमी एक्टिव रडार होमिंग कैरी करता था और 4 अपनी शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स कैरी करता था। अब ये जो 8 मिसाइल्स कैरी करता था, यू वुड नॉट बिलीव, इन 8 मिसाइल्स के साथ भी इसकी जो पीके थी वो 20% को कभी पार नहीं करी। यानी कि अगर आप इसमें जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, जो AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स हुआ करती थी, 612 स्पैरो मिसाइल्स लॉन्च की गई थी वियतनाम वॉर के दौरान, और बस 60 कंफर्म किल्स मिले थे। इसका मतलब अराउंड 10% की किल प्रोबेबिलिटी, 10% की किल प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बाद जो शॉर्ट रेंज में साइडवाइंडर मिसाइल्स भी होती थी, जो थोड़ी बेटर परफॉर्म करती थी, 80 किल्स इन्हें मिले थे 450 फायरिंग से। 450 के ऊपर इन्होंने साइडवाइंडर फायर करे और बस 80 किल्स मिले इससे, तो अराउंड 18% की किल प्रोबेबिलिटी। तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, फॉकलैंड्स वॉर। फॉकलैंड्स वॉर 1982 में हुआ था। 1982 के टाइम पर जो मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो थोड़ी सी एडवांस हो गई थी। इस टाइम पर एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। जो सी हैरियर हुआ करते थे रॉयल नेवी के, ये बस 2 से 4 AIM-9L साइडवाइंडर मिसाइल्स यूज किया करते थे। ये जो एल वेरिएंट था ये काफ़ी अलग था, काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट था। तो फॉकलैंड्स वॉर के दौरान 27 साइडवाइंडर मिसाइल्स सी हैरियर से लॉन्च करी गई थी, एंड गेस व्हाट, 19 to 20 मिसाइल्स ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट करा था। दिस yielded an unprecedented PK of roughly 70 to 73%। तो कहाँ पिछले जनरेशन में 20% भी नहीं पार हो रही थी पीके, और कहाँ पे आपने जस्ट अच्छी मिसाइल्स जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, वहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किल है वो 73% तक पहुँच गई। तो ये दिखाता है कि जो मिसाइल है अगर उसकी पीके अच्छी हो तो फिर कम लोड आउट से भी एयरक्राफ्ट एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है। चौथा और आखिरी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 गोल्फ वॉर के दौरान। उस टाइम जो F-15C ईगल्स थे, ये भी 8 मिसाइल्स का लोड आउट कैरी करते थे। इसमें से अगेन 4 होती थी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि स्पैरो होती थी, और 4 होती थी अपनी साइडवाइंडर मिसाइल्स। तो जो AIM-7 स्पैरो मिसाइल थी, इनका जो पीके था अराउंड 30% से 68% के आसपास था। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी। लॉन्ग रेंज में BVR कॉम्बैट होता है, जिसमें कि जो मिसाइल है वो जब टारगेट के पास तक पहुंचती है तो उसकी एनर्जी कम रह जाती है, तो फिर वो टारगेट को चेज नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जो पीके है वो काफ़ी ड्रॉप हो गई थी, अराउंड 30 to 68%। इन 4 एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है, आपका एयर कॉम्बैट में सक्सेस या फेलियर होगा, आप दुश्मन को मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, ये 2 चीज़ों से कैलकुलेट होता है। नंबर 1 कि आप कितनी मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं। नंबर 2, हर एक मिसाइल कितनी एडवांस्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल क्या है। अगर मिसाइल काफ़ी एडवांस्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक कम लोड आउट से भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट ला सकते हैं, जैसा कि हमने फॉकलैंड्स वॉर में देखा था विथ हैरियर्स। अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डबल टैप और सैल्वो फायरिंग का। इसमें ऐसा होता है कि अगर मिसाइल की किल प्रोबेबिलिटी कम भी है, लेकिन अगर आप मल्टीपल मिसाइल्स फायर करते हैं तो फिर आपकी जो ओवरऑल किल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल पीके, वो बढ़ जाता है। जैसे कि जो पुरानी स्पैरो मिसाइल्स थी उनकी सिंगल शॉट जो पीके थी वो 0.3 के आसपास थी, लेकिन अगर 2 मिसाइल फायर की जाती हैं यानी डबल टैप किया जाता है तो अराउंड 51% चांसेस हो जाते हैं कि आप दुश्मन को हिट करेंगे। और वहीं पे अगर 4 मिसाइल फायर की जाती हैं
तो अराउंड 76% चांस है कि आप दुश्मन को हिट करेंगे। और वहीं जहाँ पर आपकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी एक मिसाइल की अगर 75% होती है, जैसे कि कॉकटेल स्टॉर्म में था कि आपकी मिसाइल काफ़ी एडवांस है, तो सिर्फ एक ही मिसाइल से आप 75% की किल प्रोबेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। और वहीं आपने वो वाली एडवांस मिसाइल अगर डबल टैप करा तो फिर 94% की किल प्रोबेबिलिटी आपको मिल सकती है। और अगर 4 मिसाइल फायर करें फिर तो ऑलमोस्ट 100% की किल प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इससे कंक्लूजन पे आता हूँ, अगर सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 0.6 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मिसाइल अगर आप फायर करेंगे तो 60% चांस है कि वो अपने टारगेट को हिट करेगा। और वहीं पर आपने डबल टैप करा यानी 2 मिसाइल फायर करे तो फिर 84% चांस है कि वो आपके टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। लेकिन फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि 84% है, ये 100% होना चाहिए, हमें ज़्यादा मिसाइल्स कैरी करनी चाहिए। तो यार देखो, ज़्यादा मिसाइल कैरी करने से ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि नंबर 1, एक मिसाइल जो होती है वो एक एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम जैसी होती है। जितना आप एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे उतना उसका एयरफ्रेम फटीग में जाएगा। वैसे ही एक मिसाइल की भी फटीग लाइफ होती है। मिसाइल की फटीग लाइफ तो काफ़ी कम होती है। जो रशियन मिसाइल्स हैं पुरानी, अराउंड 350 आवर्स या 500 आवर्स, 700 आवर्स की उनकी फटीग लाइफ है। या जो अमेरिकन मिसाइल्स या बोलो एम 120C टाइप की, इनकी अराउंड 1000 आवर्स के आसपास की इनकी फटीग लाइफ होती है। तो अगर आप हमेशा मिसाइल को अपने पायलन पे लगा के कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हो तो उस मिसाइल की ना लाइफ इवेंचुअली कम होगी, and at the time when you need it, you will not have sufficient missiles available at your disposal to fire at the enemy। दूसरी चीज़, आप जितनी ज़्यादा मिसाइल्स अपने एयरक्राफ्ट में लगा के फ्लाई करोगे, कॉम्बैट एयर पेट्रोल करोगे, उतना उसका पैरासाइटिक ड्रैग बढ़ेगा। पैरासाइटिक ड्रैग बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि उसकी जो कॉम्बैट रेडियस है, ऑन स्टेशन टाइम है, वो घट जाएगी। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घट जाएगी। जो एक्सेलरेशन है या जो सस्टेन टर्न रेट होता है वो चीज़ काफ़ी घट जाएगी। तो जो स्वीट स्पॉट होता है कॉम्बैट एयर पेट्रोल में, 4 से 8 मिसाइल्स के बीच अगर लोड आउट हो तो वो काफ़ी अच्छा लोड आउट माना जाता है। मतलब 8 भी मैं अपर एंड पे कह रहा हूँ। एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 इज़ अ गुड नंबर टू बी कैरीड इन अ कॉम्बैट एयर पेट्रोल, जहाँ पर आपको 99% तक की किल प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। जहाँ पर अपना LC तेजस अगर 4 मिसाइल्स कैरी करके ले जा रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड लोड आउट। एयरक्राफ्ट छोटा है तो उसमें इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू कैरी ड्रॉप टैंक ऑल्सो, कि ऐसा नहीं हो कि आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल में 6 मिसाइलें लेके जा रहे हो, उनकी एयरफ्रेम भी ख़राब कर रहे हो, एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी ख़राब कर रहे हो, और ऑन स्टेशन ज़्यादा टाइम रह भी नहीं पा रहे हो क्योंकि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कम है और ड्रॉप टैंक आप कैरी नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट अ स्मार्ट चॉइस। द स्मार्ट चॉइस इज, अगर आप LC तेजस को ऑपरेट कर रहे हो, जस्ट कैरी 4 मिसाइल्स, 2 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और इंटरनल पाइलन्स पे 2 फ्यूल टैंक्स और एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। That's it. That's all it needs. That's the best configuration for combat air patrol. It needs nothing else. So दोस्तों, this is all I wanted to share with you. I wanted to give you a flavor of the science and maths behind what is the optimum number of missiles to be carried in a combat air patrol or in a interception scenario. So guys, that's all. Thank you for watching Combat Aviation Labs. If you have watched till the end, do consider subscribing this channel. You subscribing the channel gives me a lot of motivation to create videos like this. Thank you guys, and I'll see you in the next one.